कभी सोचा है कि सरकार के पास ये हजारों करोड़ों रुपए आते कहां से हैं और फिर ये जाते कहां हैं? देखिए, ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का पूरा प्लान है। तो चलिए भारत के ताजा बजट में थोड़ा गहरा उतरते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। ये इतना बड़ा है कि शायद हम ठीक से सोच भी नहीं सकते। ये इस साल के लिए सरकार का कुल अनुमानित खर्च है। मतलब इसी रकम से हमारे देश की हर चीज चलती है, सड़कों से लेकर स्कूलों तक और हमारी सेना से लेकर अस्पतालों तक, सब कुछ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और सच पूछिए तो ये वही सवाल है जो हम सब अपने घर के बजट के लिए भी पूछते हैं, है ना? तो चलिए साथ मिलकर इसके जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है। सरकार के खजाने में जो भी एक एक रुपया आता है, उसका कोई ना कोई स्रोत तो होता ही है। तो आखिर ये स्रोत हैं क्या? देखिए, जैसे हमारी अपनी आमदनी अलग अलग जगहों से आ सकती है, कहीं सैलरी से तो कहीं किसी साइड बिजनेस से, ठीक वैसे ही सरकार की आय के भी कई स्रोत हैं। ये चार्ट हमें एक नज़र में पूरी तस्वीर दिखा देता है। अब यहां एक थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। सरकार की आय का जो सबसे बड़ा अकेला हिस्सा है वो टैक्स नहीं है, वो है उधार। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हद तक पैसा उधार ले रही है। सोचिए जरा, हर 4 रुपए में से 1 रुपया उधार का है। मतलब हम खर्च करने से पहले ही कर्ज में हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखते हैं क्योंकि अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये पैसा आखिर जाता कहां है। तो हमारे पास पैसों का ये बहुत बड़ा भंडार है जिसका एक बड़ा हिस्सा उधार लिया गया है। अब सवाल ये है कि सरकार इस पैसे को खर्च करने की योजना कैसे बना रही है, कहां कहां ये पैसा लगाया जा रहा है। ये वो जगह है जहां पैसा असल दुनिया से मिलता है। हमारे टैक्स और सरकार के कर्ज से ही देश की हर जरूरत पूरी होती है, चाहे वो हमारी सेना की सुरक्षा हो या फिर हमारे बड़ों को मिलने वाली पेंशन। तो सबसे बड़े खर्चे कहां हो रहे हैं? पहला, राज्यों को उनका हिस्सा देना ताकि स्थानीय सरकारें अपना काम कर सकें। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना। और तीसरा, वो योजनाएं जो सीधे केंद्र सरकार चलाती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम पेमेंट कर रहे हों। आपके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आपके मौजूदा कर्ज को चुकाने में जा रहा है, ना कि किसी ऐसी नई चीज में निवेश करने में जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। इस हिस्से को समझने के लिए चलिए सरकार के बजट को एक क्रेडिट कार्ड की तरह सोचते हैं। जब आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में करते हैं। जब आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो एक कमी पैदा होती है। सरकार के लिए इस कमी का एक खास नाम है राजकोषीय घाटा। अगर सरल शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा वो रकम है जो सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कमाई कम पड़ जाती है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि हमारा राजकोषीय घाटा समय के साथ कैसे बदला है। हम सिर्फ एक साल को नहीं देख रहे हैं, हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। क्या सरकार अपने खर्चों को काबू में ला रही है या ये अंतर बढ़ता ही जा रहा है? इस साल घाटा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का 4.3% होने का अनुमान है। यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये संख्या नीचे जा रही है। ये एक संकेत है कि सरकार खर्च को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है, तो हमने कर्ज और घाटे के बारे में तो बात कर ली, लेकिन बजट का एक और बहुत अहम पहलू है भविष्य के लिए निर्माण। आइए अब खर्च और निवेश के बीच के इस महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है राजस्व व्यय, ये रोजमर्रा के बिल चुकाने जैसा है, और दूसरी तरफ है पूंजीगत व्यय, जैसे कैपेक्स भी कहते हैं। ये भविष्य के लिए संपत्ति बनाने जैसा है, जैसे नई सड़कें बनाना, नए बंदरगाह और रेलवे लाइनें बिछाना। खुद सरकार भी ये कह रही है कि वो अपना ध्यान बदल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो वो कह रहे हैं, हम सिर्फ बिल चुकाने पर कम और भविष्य के विकास को गति देने वाली चीजों में निवेश करने पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये खर्च की क्वालिटी में सुधार की बात है। और यहां इसका सबूत भी है। पिछले कुछ सालों में भविष्य में होने वाले इस तरह के निवेश में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। तो इन सभी आंकड़ों और ट्रेंड्स को अगर हम एक साथ रख के देखें तो हमें देश की वित्तीय दिशा के बारे में क्या पता चलता है। चलिए इसका सार निकालते हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके 3 मुख्य विषय हैं।
पहला, वित्तीय अनुशासन की ओर एक मजबूत कदम। दूसरा, भविष्य के विकास के लिए निवेश पर एक साफ फोकस। लेकिन तीसरा, कर्ज की वो कठोर हकीकत जो अभी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही